हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की एक हवाई जहाज दुर्घटना में मौत हो गई है। ये पूरी खबर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत बड़े लेवल पर चर्चा की जा रही है इस पर। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं, क्या संभावित कारण हैं और इसके साथ साथ इस दुर्घटना के क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्यायस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात की जाए वीडियो की रूपरेखा की। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे, खबर पर थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, इस घटना के प्रभाव क्या होंगे उन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ईरान के नए राष्ट्रपति कौन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ईरान के लिए वर्तमान समय में किस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं उनको भी देखेंगे और इस पूरी घटना की वजह से भारत पर आपको क्या असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो आपको खासतौर पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी चर्चा करनी होती है, तो उस पर भी बात करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है, कमेंट बॉक्स में आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है, अगर आप पिछले कुछ समय की खबरों को फॉलो कर रहे हैं तो आसानी से आप उस सवाल के जवाब को दे पाएंगे। इसके अलावा पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का एक सेगमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक सेगमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारी पूरी खबर हुई, पूरी खबर पे हमने यहाँ पर बात की। अब सबसे पहले बढ़ते हैं आगे और एक बार बात की जाए कि हमारी खबर क्या है। तो खबर को एक बार देखा जाए तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति थे आप कह सकते हैं, इब्राहिम राइसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान मौत हो गई है। और इस दुर्घटना पर इब्राहिम राइसी अकेले मौजूद नहीं थे। इस पूरे हेलीकॉप्टर पर ईरान के राष्ट्रपति के अलावा ईरान के विदेश मंत्री और कई दूसरे महत्वपूर्ण अधिकारी भी मौजूद थे और इस घटना में उन अधिकारियों, उन ऑफिशियल्स की भी मौत हो गई है। तो एक बड़ा झटका ईरान के जो शासन है उसको यहाँ पर देखने को मिला है। दुर्घटना क्षेत्र की अगर आप बात करें तो ये दुर्घटना आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के उत्तर पश्चिमी पहाड़ों में आपको देखने को मिली है। इसके अलावा जो राइसी हैं, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, वो अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक कार्यक्रम के बाद अपने देश वापस यानी कि ईरान में लौट रहे थे, जहां पर हमें पहाड़ों पर जो है ये दुर्घटना देखने को मिली है। अब कारण की अगर आप बात करें तो ईरान की जो मीडिया है वहां पर जो चर्चा की जा रही है, जो स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, वहां पर जो ऑफिशियल स्टांस हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि जिस जगह पर जहाज उड़ रहा था वहां मौसम ठीक नहीं था और मौसम खराब होने की वजह से हमें वहां पर ईरान के राष्ट्रपति के जहाज की जो है दुर्घटना देखने को मिली है। संभावित जो है एक एक्सीडेंट के तौर पर जो है इसको पेश किया जा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जानकार ऐसे भी हैं जो कि इजराइल की भागीदारी को भी यहाँ पर देख रहे हैं, इजराइल की भागीदारी को लेकर भी यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं। तो सच क्या है, सच क्या नहीं है, इसको लेकर के इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा भविष्य के लिए रुकना पड़ेगा कि क्या चीजें और सामने आती हैं। फिलहाल जो चीजें हमारे सामने मौजूद हैं हम केवल उन चीजों पर बात कर सकते हैं। फिलहाल ईरान की जो मीडिया है, ईरान की जो सरकार है, वो अपना जो स्टांस कह रही है कि ये एक दुर्घटना है, इसको एक एक्सीडेंट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इसमें इजराइल की भूमिका पर भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमने पूरी खबर पे बात की और यहाँ पर कारण क्या हो सकता है इस पूरी दुर्घटना का, कौन इसके पीछे हो सकता है, संभावित कारण क्या हो सकते हैं, उन पर यहाँ पर चर्चा की। अब एक बार बढ़ते हैं आगे और ये भी जान लिया जाए कि आखिर ये जो पूरी घटना है, इस घटना के संभावित प्रभाव हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, यानी कि क्या इंपैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो तमाम जानकार हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका ये मानना है कि ईरान की जो पॉलिसी रही है उसमें थोड़ा एक्सट्रीमिज्म आपको हमेशा से देखने को मिलता रहा है। वहां पर आपको हमेशा चरमपंथी नीतियां देखने को मिलेंगी। ईरान अपनी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, बहुत ज्यादा लोग उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बहुत चर्चा की जाती है। अब इब्राहिम राइसी की मृत्यु से ईरान की जो सत्ता है, सत्ता के बुनियादी मूल्यों में आपको कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी ईरान की जो सत्ता है वो थियोक्रेटिक सत्ता है, धर्म के आधार पर चलती है। तो जो बुनियादी मूल्य हैं उन बुनियादी मूल्यों में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि इसके अलावा जो ईरान के अन्य देशों के साथ संबंध हैं उन पर भी आपको कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। खासतौर पर अमेरिका के साथ जो संबंध है उन पर कोई असर नहीं आएगा, इजराइल के साथ जो संबंध है उन पर कोई असर नहीं आएगा। दुश्मनी बनी हुई थी और दुश्मनी बनी रहेगी।
इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ईरान में जो अंतिम डिसीजन लिया जाता है, सत्ता को जो कंट्रोल करता है व्यक्ति, वो व्यक्ति ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी नहीं थे, बल्कि सत्ता को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमैनी। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमैनी, ये सत्ता को कंट्रोल करते हैं। तो जो भी अंतिम डिसीजन लिया जाएगा वो अली खमैनी की ओर से लिया जाएगा, और इसी वजह से माना जाता है कि जो ईरान की जो सत्ता के बुनियादी मूल्य हैं, जो दूसरे फॉरेन देशों के साथ उनके संबंध हैं, उस पर कोई खास असर यहां पर नहीं आएगा। जहां पर असर देखने को मिलेगा वो है ईरान की डोमेस्टिक पॉलिसी। तो ईरान की जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी है, वहां पर थोड़ा बहुत असर आपको इस पूरी घटना का देखने को मिल सकता है। तो यह तो हमने यहाँ पर असर की बात की। अब ईरान के नए राष्ट्रपति कौन होंगे उनकी अगर आप बात करें, तो ईरानी संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर उनकी अक्षमता की स्थिति में ईरान के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वो ईरान के राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। और वर्तमान समय में ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोखबर। तो मोहम्मद मोखबर की जो नियुक्ति हुई थी वो राष्ट्रपति राइसी द्वारा अगस्त 2021 में की गई थी, और मोहम्मद मोखबर अब राष्ट्रपति राइसी के स्थान पर ईरान के राष्ट्रपति का कार्यभार कुछ समय के लिए संभालेंगे। अब अगर आप ईरान के जो है स्ट्रक्चर को देखते हैं, वहां सत्ता का जो पूरी संरचना बनी हुई है, अगर उसको आप देखेंगे तो वहां पर आपको कई सारे उपराष्ट्रपति देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे जिनकी नियुक्ति जो है ईरान के राष्ट्रपति की ओर से की जाती है, जो कि ईरान के मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं और वहां पर ईरान के लिए काम करते हैं। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति को ईरान के राष्ट्रपति द्वारा प्रथम उपराष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया जाता है। और ये जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, ये सभी समकक्षों में प्रथम कहलाते हैं, यानी कि फर्स्ट अमंग दी इक्वल्स होते हैं। सभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक समान हैं, लेकिन इसमें प्रथम उपराष्ट्रपति की महत्वता होती है वो ज्यादा मानी जाती है। तो ऐसे में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होने तक जो है मोहम्मद मोखबर आपको राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए नजर आ जाएंगे। और ईरान का संविधान ये भी कहता है कि ईरान की राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर उनकी अक्षमता के 50 दिनों के भीतर ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। तो अगले 2 महीने के भीतर आपको ईरान के नए राष्ट्रपति देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो इंटरिम प्रेसिडेंट होंगे वो ईरान के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोखबर। तो ये बेसिकली हमने ईरान के नए राष्ट्रपति कौन होंगे उसके बारे में बात की। अब एक बार ईरान के सामने जो संभावित चुनौतियां हैं उनकी अगर आप बात करें, तो राष्ट्रपति राइसी को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खली खमैनी के संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि जो आपके सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अली खमैनी, इनकी जो आयु है वो 80 वर्ष को भी क्रॉस कर गई है, 80 साल से ऊपर की इनकी एज हो गई है। तो माना जा रहा था कि इनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो होंगे राष्ट्रपति राइसी। लेकिन अब राष्ट्रपति राइसी की मृत्यु हो गई है, तो वहां पर इक्वेशंस में थोड़ी सी बदलाव आपको नजर आ सकते हैं। सत्ता में आए हुए 3 वर्ष इन्हें हुए थे, 2021 में राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए थे। और राष्ट्रपति राइसी ने जब 2021 में सत्ता में आए थे, उसके बाद से पिछले 3 वर्षों में उन्होंने मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव का बहुत ज्यादा विस्तार करने का काम किया है। जैसे अगर विस्तार को अगर आप देखें, तो उन्होंने कई देशों में सशस्त्र समूहों का समर्थन किया है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, उनका समर्थन किया गया है। जैसे कि अगर आप देखें तो हमास का समर्थन ईरान करता है, हिजबुल्लाह का समर्थन ईरान करता है, जो हुती विद्रोही हैं उनका समर्थन भी ईरान करता है। तो ये जो तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनका समर्थन लगातार ईरान करता रहा है। इसके अलावा अमेरिका के पीछे हटने के बाद 2017-18 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके नेतृत्व में अमेरिका न्यूक्लियर पॉलिसी से बाहर आ गया था। और उसके बाद से लगातार ईरान जो है वो अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी ला रहा है, लगातार अपने आप को परमाणु क्षेत्र में और ज्यादा समृद्ध करता जा रहा था। और ये जो काम हो रहा था ये राष्ट्रपति राइसी के नेतृत्व में किया जा रहा था। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे, तो पिछले कुछ महीने खासतौर पर अगर आप देखें, पिछला 1 से 1.5 साल जो रहे हैं वो मध्य पूर्व के लिए बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहे हैं, मध्य पूर्व के लिए बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण और तनावपूर्ण रहे हैं। और इसमें भी पिछला कुछ समय अगर आप खासतौर पर देखें, इजराइल और ईरान के संबंध वो पिछले कुछ समय में खासतौर पर बहुत खराब हुए हैं। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब इजराइल और ईरान प्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे के सामने आए। लेकिन अभी बीते दिनों सबसे पहले जो इजराइल है उसकी सेना की ओर से सीरिया में जो ईरान का दूतावास है वहां पर मिसाइल अटैक किया गया, जिस मिसाइल अटैक में ईरान के एक बड़े जनरल की मौत हो गई। इसके बाद इस मौत का जवाब देने के लिए ईरान ने भी इजराइल के ऊपर कई अटैक किए।
ऐसा माना जाता है 108 मिसाइल अटैक किए गए थे। हालांकि अधिकांश अटैक इजराइल ने वापस रोक लिए। इसके बाद इजराइल ने वापस से अटैक किया ईरान पर और उसके कुछ ऐसे ठिकानों पर बम गिराया जहां पर जो है परमाणु एनरिचमेंट का काम किया जा रहा था। तो ये पहली बार हुआ था जब ईरान और इजराइल आपको प्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे के सामने देखने को मिले थे। इसके अलावा पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो ईरान पर रूस का समर्थन करने का भी आरोप लगा है। रूस और यूक्रेन युद्ध में भी ईरान की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है। रूस को ईरान की ओर से ड्रोन्स की आपूर्ति की गई और इन ड्रोन्स ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ बहुत ज्यादा बढ़त प्रदान करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं वर्तमान समय में जो कि ईरान के सामने मौजूद हैं। सबसे पहले ईरान को जो है बेसिकली रीजन में अपना जो प्रभाव है उसको बढ़ाए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा मध्य पूर्व में जो तनाव मौजूद है, खासतौर पर इजराइल के साथ जो तनाव मौजूद है, उस तनाव से निपटना भी ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और फिर वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनका जो दबाव वर्तमान समय में ईरान पर है रूस का समर्थन करने के लिए, वो भी एक बड़े चैलेंज के तौर पर ईरान के सामने आने वाला है, ईरान के नए राष्ट्रपति के सामने आने वाला है। इसके अलावा अब अंत में एक बार हम बात कर लेते हैं कि क्या भारत पर भी इसका कुछ असर होगा। तो जैसे ही ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु की खबर सामने आई, भारतीय प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपनी प्रतिक्रिया पेश करी और उनकी मृत्यु पर शोक जाहिर किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से लिखा कि राष्ट्रपति राइसी ने भारत ईरान संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और भारत जो है ईरान के साथ वर्तमान समय में इस संघर्ष की स्थिति में खड़ा हुआ है। अगर प्रभावों की आप बात करें तो भारत पर कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव इस घटना का आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको याद हो तो बीते दिनों हमने इन न्यूज प्रोग्राम में ही बात की थी कि भारत और ईरान ने हाल ही में 10 वर्षों के लिए एक लॉन्ग टर्म समझौते पर साइन किए हैं और ये समझौता था चाबहार पोर्ट को लेकर के, और ये चाबहार पोर्ट ईरान में ही मौजूद है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज थी, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था भारत और ईरान के संबंधों को लेकर के। हालांकि अगर जो एक आशंका जाहिर की जा रही है कि बेसिकली आपका इजराइल जो है इस पूरी घटना में शामिल हो सकता है, अगर ये आशंका, अगर ये अटकलें सच साबित होती हैं तो इसकी वजह से ईरान और इजराइल के बीच में जो संबंध है वो खराब होंगे। दोनों देशों के बीच में संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है और अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तब जाकर के भारत के लिए अपनी विदेश नीति में बड़े चैलेंज पैदा हो सकते हैं। दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना भारत के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि एक तरफ इजराइल जो है वो भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट सुरक्षा साझेदार है, इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर है और बहुत हथियारों की सप्लाई भी भारत को करता रहा है। इसके अलावा युद्ध के दौरान भी इजराइल ने भारत का समर्थन किया है, खासतौर पर जब आप कारगिल वॉर की बात करते हैं। दूसरी तरफ जब आप ईरान की बात करते हैं तो हमने देखा कि चाबहार पोर्ट की शुरुआत वहां पर की गई है और चाबहार पोर्ट भारत के लिए जो सेंट्रल एशिया है उसके गेटवे के तौर पर बताया जाता है। अगर भारत को अफगानिस्तान के साथ व्यापार करना है, अगर भारत को सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के साथ व्यापार करना है तो चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में भारत के लिए एक तरफ जो है सिक्योरिटी पार्टनर खड़ा हुआ है, एक तरफ इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर खड़ा हुआ है, तो भारत के लिए यहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लेकिन ये चैलेंज ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत के सामने है, इससे पहले भी ये चैलेंज भारत के सामने आ चुके हैं और भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इसको बहुत बार टेस्ट किया है, इस बैलेंस की पॉलिसी को। जब शुरुआत हुई थी हमने रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखा था, भारत पर बहुत दबाव था कि वो एक पक्ष जो है अपनाए, या तो वो रूस के साथ जाए या फिर आपका वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाए, लेकिन तब भी भारत ने यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाया था। जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ था तब भी भारत ने एक बैलेंस अप्रोच को अपनाया। इसके अलावा जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति आई थी तब भी भारत ने एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाया था। भारत ने कहीं भी जो है हमेशा भारत ने शांति स्थापित करने की ही बात की। तो यहाँ पर भारत के पास अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक टूल जरूर मौजूद है, लेकिन उस फ्रेमवर्क, उस टूल को बार बार टेस्ट करना भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो ये पूरी इस वीडियो हुई जिस पूरी वीडियो पर हमने बात की, जिस खबर को हमने समझा। अब अंत में यहाँ पर एक सवाल पर भी बात हो जाए, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल को आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत द्वारा हाल ही में किस देश के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही जवाब क्या है आप जानते हैं और जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने साथियों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।